नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नितिन कुमार। डॉक्टर साहब पारस HMRI में गैस्ट्रो सर्जन हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हम इन संबंध में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर। थैंक डॉक्टर साहब, पेट की समस्या, जहाँ तक आंत और पेट की समस्या की बात करें तो इसमें एक बवासीर एक आम समस्या है। तो बवासीर कितने प्रकार का होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं और आप कैसे इसको ट्रीट करते हैं? यू। बवासीर जिसको हम लोग कॉमन में हेमरॉइड्स या पाइल्स भी मरीज़ बोलते हैं, यह बीमारी उन मरीज़ों को होता है जिनका खाने का हैबिट रेगुलर नहीं है, उनको हमेशा कब्ज़ बना रहता है और जिनको लैट्रिन करने में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये नॉर्मल ये हमारे कॉन्टिनेंस मैकेनिज़्म को मेंटेन करने के लिए, जैसे हम लोग लैट्रिन खुद से ना छूटे उसके हेल्प करने के लिए बॉडी में बना हुआ है। ये उस रास्ते को हमेशा बंद रखते हैं। अब जब मरीज़ को हमेशा कब्ज़ बना रहता है तो ये कॉलम जो है इलोंगेट होने लगते हैं। जब भी वो फोर्सफुली उसको स्टूल्स पास करेगा तो ये कॉलम इलोंगेट होकर बाहर की ओर निकलने लगते हैं। उसके ऊपर की लाइनिंग पतली हो जाती है और वो ब्लीड कर सकते हैं प्रेशर बढ़ने के कारण। तो मोस्ट कॉमन सिम्टम तो इसका यही है कि मरीज़ बोलेगा कि लैट्रिन के रास्ते हमें खून आ रहा है। वो कैसे कह सकता है कि ये खून बवासीर के कारण है? तो लैट्रिन के रास्ते में खून आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण होता है कॉमनली जिसको हम बोलते हैं बवासीर, हेमरॉइड्स या पाइल्स। दूसरा कॉमन कई बार जो है, अगर मरीज़ को दर्द भी काफ़ी ज़्यादा है, लैट्रिन करने में दर्द हो रहा है, तो इसको एनल फिजर कहते हैं, जिसमें भी कई बार म्यूकोसा इरोड होने के कारण कट लग जाता है, तो उसमें भी लैट्रिन के ऊपर से हल्का सा खून बह सकता है। उसके अलावा अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, बिल्कुल मतलब मुट्ठी भर या 2 मुट्ठी, अपने मरीज़ बोले 200, 300, 400 ml करके लैट्रिन में आ रहा है, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि बवासीर है। उसमें तो पहले डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। बवासीर में जो खून बहता है वो जैसे मरीज़ को कब्ज़ है, उसने हार्ड लैट्रिन पास किया, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप 5-6 ड्रॉप उनको दिखेगा कि पैन में गिरा हुआ है, तो इसको हम मान सकते हैं कि बवासीर के कारण जो है खून बह रहा है। अब हेमरॉइड्स जो कॉलम होते हैं, वो हमारा जो लैट्रिन का रास्ता है एनल कनाल, उसमें जो है जैसे जब हम लोग पैदा होते हैं, हम एम्ब्रायो में डेवलप होते हैं, तो हमारा जो स्किन है और जो हमारा लैट्रिन का रास्ता है म्यूकोसा, वो दोनों मिलता है एनल कनाल के अंदर। तो उसके ऊपर जो भी हेमरॉइड्स होते हैं उसको हम लोग इंटरनल हेमरॉइड कहते हैं, उसके नीचे जो होते हैं उसको एक्सटर्नल हेमरॉइड कहते हैं। एक्सटर्नल हेमरॉइड बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड जो पेनफुल नहीं होते। उसका मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ब्लीडिंग। अक्सर मरीज़ मेरे पास आके बोलते हैं कि सर पहले तो ब्लीडिंग ही होता था, बाद में क्या हुआ कि कुछ लैट्रिन के रास्ते से बाहर भी निकलने लगा, जो अपने आप अंदर चला जाता था, फिर वो बाहर निकलता था और हमें अपने फिंगर से उसे अंदर करना पड़ता, और फाइनली एक स्टेज ऐसा आता है जो वो बाहर ही रहता, अंदर नहीं जाता। तो ये 4 जो चीज़ें मैंने बताई, ये हेमरॉइड्स के 4 ग्रेडिंग होते हैं, जो हम लोग सिम्टम जैसे मरीज़ से पूछ के ही बता सकते हैं कि अगर मरीज़ को सिर्फ ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ग्रेड 1 कहते हैं। ब्लीडिंग के साथ उसको प्रोलैप्स हो रहा है, मतलब हेमरॉइड बाहर आ रहा है, तो उसको ग्रेड 2 कहते हैं, जो अपने आप ही चला जाता है लैट्रिन के बाद। अब अगर जैसे वो उसको फिंगर से अंदर करना पड़े, उसको ग्रेड 3 हेमरॉइड कहेंगे, और वो बाहर ही आ गया है परमानेंटली, मरीज़ को पेन हो रहा है, तो उसको ग्रेड 4 हेमरॉइड कहते हैं। अब बात हुई हेमरॉइड्स की, तो अब हेमरॉइड में मरीज़ को ट्रीटमेंट कैसे कराना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको ग्रेड बताया, तो ग्रेड के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी डिवाइस्ड है। अगर मान लीजिए मरीज़ को सिर्फ अभी ब्लीडिंग ही स्टार्ट हुआ है और उसने डॉक्टर को एग्जामिन करवाया, डॉक्टर ने उसको देखा, प्रॉक्टोस्कोपी एक सिंपल ऑफिस टेस्ट होता है, हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उसमें देख लेते हैं, हम बताते हैं हेमरॉइड है, तो हम लोग अर्ली स्टेज में मरीज़ को बोलते हैं स्टेज 1 में कि आप अपने डाइट पे कंट्रोल रखो, या कुछ हम मेडिसिन भी देते हैं इनिशियली ब्लीडिंग बंद करने के लिए। लेकिन मेन है कि वो अगर डाइट पे अपने कंट्रोल रखेंगे, हाई फाइबर डाइट लेंगे, जो कि नॉर्मली भी रिकमेंडेड है कि हर मरीज़ को हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, खूब सारा पानी पीना चाहिए, तो वो अर्ली स्टेज में तो उससे ही कंट्रोल हो सकता है। फिर जब वो स्टेज 2, 3, 4 की तरफ बढ़ता है, तब हमें उसमें मरीज़ को ये बताना पड़ता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हेमरॉइड में ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एक्सटर्नल हेमरॉइड भी होते हैं, जो हमारे जहाँ स्किन और म्यूकोसा मिलता है उसके नीचे, तो वो एक पेनफुल कंडीशन होती है। वो अपने आप मरीज़ को, उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल में थक्का बन जाता है, थ्रोम्बोसिस कहते हैं, और वो अपने आप मरीज़ को 7-8 डेज तक पेन होगा, उसके बाद वो पेन कम हो जाता है। फिर बाद में स्किन टैग के फॉर्म में, जैसे कुछ मरीज़ों के लैट्रिन से बाहर कुछ निकला रहता है, वो कहते हैं स्किन निकला हुआ है, उसको स्किन टैग कहते हैं। स्टेज 2,
3 और 4। स्टेज 2 में भी अर्ली स्टेज में हम मरीज़ को कह सकते हैं कि डाइटरी मॉडिफिकेशन से शायद कंट्रोल हो जाए, लेकिन हाँ 3 और 4 में तो मरीज़ को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास ट्रीटमेंट करने के लिए। हम लोग जैसे आजकल मोस्ट कॉमनली जो हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है हार्मोनिक स्कैल्पेल, उससे हम लोग जो है हार्मोनिक से जो है हम लोग उस हेमरॉइड को डिवाइड कर देते हैं। और ये सबसे पेनलेस टेक्निक है आज के टाइम में, जो एविडेंस में पाया गया कि मरीज़ को सबसे कम पेन, और जो जैसे हेमरॉइड की सर्जरी के बाद जब नॉर्मल लाइफ अपने जो रूटीन व्यतीत कर सकता है मरीज़, वो सबसे कम इसमें होता है हार्मोनिक टेक्निक में। उसके अलावा आजकल जो है लेज़र फाइबर गाइडेड एब्लेशन है, डॉपलर गाइडेड हेमरॉइडल आर्टरी लाइगेशन है, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी, ओपन हेमरॉइडेक्टमी, क्लोज हेमरॉइडेक्टमी, वो सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। जिसमें सर्कमफेरेंशियल म्यूकोजल प्रोलैप्स भी होता है, थोड़ा सा पूरा सब कुछ बाहर निकल रहा है, उसको सिंगल स्टेज में एक स्टेपलर टेक्निक होता है, स्टेपलर हेमरॉइडेक्टमी, वो भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ आजकल उसमें थोड़ा सा, क्योंकि मरीज़ को अगर जो हमने बोला म्यूकोक्नेस जंक्शन के नीचे स्टेपलर फायर होता है तो पेन होने का संभावना रहता है, तो उस टेक्निक को अवॉइड करके आजकल हम लोग हार्मोनिक को ही प्रेफर करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, अमूमन पहले के समय में ये पाइल्स का ऑपरेशन जो होता था वो सर्जरी के तहत करते थे लोग, ये टेक्निक नहीं आई थी, तो ये सफल नहीं रहता था। नहीं, ऐसा नहीं है, सफल नहीं रहता। अब जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया, इसमें क्या फ़र्क आप देखने पहले और अभी के टाइम? सबसे पहले तो मैं एक बार बताऊंगा, जो आपने बोला सफल नहीं रहता था, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे, जैसे मैंने आपको, अगर आप एक क्लॉक देखेंगे तो उसमें 1 से लेके आप जो है 12 तक उसमें पोजीशंस होते हैं। तो हमारा जो हम लोग हेमरॉइड को कहते हैं ना, एनल कैनाल को भी हम क्लॉक फेस में ही रखते हैं और मानते हैं कि 3, 7 और 11 इस पोजीशन पे हमारे प्राइमरी हेमरॉइडल कॉलम, जो मैंने आपको बोला कॉलम अंदर बने रहते हैं म्यूकोस उसके, वो रहते हैं। तो उसके अलावा सेकेंडरी कॉलम्स भी होते हैं। अगर मरीज़ ने मान लीजिए अपना हेमरॉइडेक्टमी करा लिया, पहली बार में जो है उसके 2 या 3 कॉलम थे उसको निकाल दिया, लेकिन मरीज़ को कब्ज़ बना हुआ, अपने लाइफस्टाइल पे मॉडिफिकेशन नहीं किया, और फिर सेकेंडरी कॉलम भी वैसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल मॉडिफिकेशन में ये है कि अगर मान लीजिए पहले हम लोग ओपन हेमरॉइडेक्टमी करते थे, तो उसमें उसको काटा है, फिर उसको वाइकल से सिला, मतलब निकालने के बाद, तो उस केस में मरीज़ को थोड़ा पेन ज़्यादा दिन तक रहता था। आजकल की टेक्निक में मरीज़ को क्या है कि हम लोग पेन से रिलीफ जल्दी देते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे पाइल्स और बवासीर का इलाज कैसे करते हैं। अमूमन 2 तरह के होते हैं, ये खूनी और मांसा। तो दोनों ही केस में आप फाइब्रस डाइट लेंगे और खान पान और रहन सहन पे बिल्कुल अब ध्यान देंगे तो इसमें बच सकते हैं। खूनी वाले में कुछ केस में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अभी भी ऑपरेशन के जो टेक्निक आ गए हैं इसके तहत अब कोई समस्या नहीं है और आप इलाज बढ़िया से करवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या हो तो डॉक्टर से तुरंत मिलें, और या तो सर्जरी से ठीक हो सकता है या दवा से ठीक हो सकता है, और खान पान तो हर केस में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो और लाइक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।